नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का द नेशन टाइम में। आज हम चर्चा करेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं, सट्टा बाज़ार का रुझान किस तरफ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सट्टा बाज़ार से। सट्टा बाज़ार में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस को 230 विधानसभा सीटों में से 116 से 118, भारतीय जनता पार्टी को 106 से 108 एवं अन्य को 6 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब अपन बात करते हैं इंदौर की 9 विधानसभा सीटों के ऊपर कि इसमें क्या जनता के रुझान है और जनता का क्या कहना है। इंदौर में 1 नंबर जहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 नंबर रमेश मेंदोला जी जो पिछले 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। 4 नंबर मालिनी गौड़ जो कि पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रही हैं। और साथ में महू और सांवेर से तुलसी सिलावट जी, महू से उषा ठाकुर जी। यह 5 सीटें जनता बीजेपी की आगे वर्तमान में बता रहे हैं। कांग्रेस के लिए 2 सीटें इंदौर में अभी क्लियर दिख रही है। एक है देपालपुर जो कि दूसरी बार विशाल पटेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एवं 3 नंबर दीपक पिंटू जोशी जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू में इनका जरूर था कि अश्विन जोशी साथ नहीं दे रहे हैं, किंतु फिर अश्विन जोशी जी के साथ के बनने से अब यह सीट कांग्रेस की निकलती दिख रही है। 5 नंबर विधानसभा सीट यहाँ की काफ़ी चर्चित सीट है इंदौर की, जिसमें महेंद्र हार्डिया जी पिछले 4 बार से चुनाव जीत चुके हैं, 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। एवं सामने सत्यनारायण पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में मात्र 1100 वोटों से हारे थे। इस बार दोनों के बीच में काफ़ी कड़ा मुकाबला है, इसलिए इस सीट को अभी कोई क्लियर नहीं बता रहा है। इस सीट के ऊपर एक चीज़ और देखने में आई थी कि इसमें साकेत, पलासिया, रेस कोर्स रोड, अपना GSTI वाला एरिया, यशवंत निवास रोड, धेनु मार्केट, नेहरू पार्क, इस टाइप से पॉश एरिया काफ़ी आते हैं इसमें 5 नंबर में। और इसके लिए यह भी कहा गया था कि लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियों से आकर के, मर्सिडीज स्पोर्ट्स से आकर के 1-1 घंटे तक लाइन में रुक करके लोगों ने वोटिंग करी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अजय सिंह, अरुण यादव एवं शोभा ओझा, इन सब बड़े नेताओं में देखा जाए तो कोई भी बड़ा नेता किसी दूसरे के लिए प्रचार करने बमुश्किल जा पाया। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की फाइट ने पूरे चुनाव को बहुत ही रोचक बना दिया। सारे प्रत्याशी ने अपने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ा पूरी तरीके से। आखिरी के 12 से 15 दिनों में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में जो अबोलापन हुआ, बातचीत नहीं के बराबर हुई। कमलनाथ जी तो प्रियंका गांधी की सभा में भी नहीं गए इसी कारण से कि ठीक है, कमलनाथ जी के अच्छे ताल्लुकात जरूर हैं दिल्ली में, किंतु फिर भी वह नहीं गए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करी है आलाकमान के सामने। कांग्रेस की सीटों के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा इस बार अपने क्षेत्र में उलझे रहे सोनकच्छ में। उसके बाद भी जब सोनकच्छ में चर्चा करी लोगों से, आते जाते भोपाल आने जाने में, जब भोपाल में सोनकच्छ में जब चर्चा करी लोगों से, तो लोगों ने कहा इस बार पूरी तरीके से सीट फंसी हुई है। सोनकच्छ से इस बार सज्जन सिंह वर्मा के सामने राजेश सोनकर को पार्टी ने टिकट दिया था पहली लिस्ट में ही। जो पहली जो हारी हुई 37 सीटों में टिकट राजेश सोनकर की क्लियर हो गई थी, और राजेश सोनकर जी उसके दूसरे दिन से ही सोनकच्छ में डेरा डाल के बैठ गए थे। राजेश सोनकर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश सोनकर बहुत ही सरल, सौम्य और एकदम गरीब प्रवृत्ति के नेता यूँ कहे जाते हैं। कहीं पर भी बैठ जाना, किसी के साथ भी खाना खा लेना, किसी के यहाँ पे भी रुक जाना, मतलब ये उनकी सौम्य प्रवृत्ति में आता है। और वहीं हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी जो कि एक हाईटेक नेता हैं, हमेशा उनकी पेंट में सल भी नहीं आता है कभी क्रीज में उनकी, इस टाइप से वो एकदम सूटेड बूटेड और व्यवस्थित रहते हैं। हमेशा सज्जन भाई की पेंट शर्ट हमेशा एक चर्चा का विषय रहती है। दूसरे सज्जन भाई के जो बोल रहे हैं इस बार, पिछले 5 सालों में काफ़ी कड़क बोल रहे हैं उनके, दिग्विजय सिंह के लिए भी
या वहाँ के कुछ पंचायत सचिवों के लिए भी उन्होंने काफ़ी कड़क भाषा का इस्तेमाल करा था, जिसका कहीं न कहीं कांग्रेस में भी और जनता में भी उनके प्रति नाराज़गी है। कांग्रेस के दूसरे नेता श्री कमलेश्वर पटेल, जो कि सिंहावल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी खबरें ऐसी आ रही है कि उनका चुनाव भी फंसा पड़ा है। राऊ से अगर अपन बात करें तो कांग्रेस के एक और बड़े नेता जीतू पटवारी जी, उनका भी चुनाव अभी तक क्लियर इंदौर में नहीं हो पा रहा है। सबका यही कहना है कि जीतू पटवारी जी हमेशा से क्षेत्र में उपस्थित तो रहते हैं, किंतु इतनी ज़्यादा मल्टियाँ इस क्षेत्र में बन गई है, चाहे वो सिलिकॉन सिटी हो या आसपास के पूरे भंवरकुआ के क्षेत्र में या पिपल्यापाला वाले क्षेत्र में, जो कि पूरा 6 नंबर का एक घनी डेंसिटी वाला, यूँ बोलेंगे अपन, घनी जनता उसमें रहती है, घनी आबादी में। वो कहीं ना कहीं सब जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार हैं उस क्षेत्र में, तो वो बीजेपी का वोटर है। दूसरा, राजेंद्र नगर वाला एरिया में पिछली बार जरूर नाराज़गी थी मधु वर्मा जी के भाई बलराम वर्मा जी के कारण, इस बार वह नाराज़गी भी दूर होती दिख रही है। प्लस उनके जो 3 पार्षद हैं वो पूरी तरीके से शहरी क्षेत्रों में जो उनके वार्ड है उसमें सक्रिय रहे, उससे कहीं न कहीं इस बार मधु वर्मा जी को लाभ मिलता दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने के जो महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में आई है वह यह आई है कि शिवराज का 18 साल का जो चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, अब वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। दूसरा, उनका यह कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। तीसरा, कांग्रेस के वचन पत्र में 1500 रुपये का लाडली बहनों को उपहार एवं 500 रुपये में गैस चूल्हा, जो कि हम लोग कर्नाटक और राजस्थान में ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, तो जनता को भरोसा है। अब इस बारे में अगर अपन बात करें तो ऑलरेडी शिवराज जी 1250 रुपये लाडली बहनों के खातों में पिछले 3 महीनों से भेज रहे हैं। शिवराज जी ने इस बार चलते चुनाव में 7 नवंबर को भी एक किस्त जारी करी थी। और दूसरी बात ये करें अपन तो कि कहीं न कहीं शिवराज जी ने 450 रुपये में उज्ज्वला के अंतर्गत इन लोगों को चूल्हा गैस सिलेंडर भी दे दिया। तो कांग्रेस की जो मेन जो तीनों पॉइंट थे वो कहीं न कहीं लाडली बहनों को दिख नहीं रहे हैं कि ये कहीं न कहीं असर करते दिखेंगे। फिर भी जनता से अगर जब बात करते हैं तो जनता बोलती है कि हमने कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, और जब जनता से बात करते हैं वोट किसको दिया, तो वो वोट बीजेपी का कहती है। तो इसलिए ये चुनाव कहीं न कहीं फंसा हुआ चुनाव है, ऐसा लगता है पूरी तरीके से। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कौन कौन रहे मध्य प्रदेश के। इसमें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार ग्वालियर में ताबड़तोड़ 100 से ज़्यादा सभाएं करके काफ़ी कुछ उन्होंने, जितना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने उनके ऊपर भरोसा जता करके उनको एविएशन मिनिस्ट्री भी दी थी, इस बार उन्होंने अपने जीवन में, ऐसा जब चर्चा हुई तो जीवन में कभी भी महाराज ने आज तक इतनी मेहनत कभी भी नहीं करी, चाहे वो कांग्रेस में थे तब भी। इस बार ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत करके अपनी क्षमता का उपयोग किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पे दंडोतिया जी, जो कि वहाँ पर दलित, ब्राह्मण और ठाकुरों का बड़ा वोट है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जी थोड़े बहुत फंसे हुए दिखते हैं, बाकी ऐसा बहुत बड़े ठाकुर हैं, वहाँ के गांव के, उसी गांव के रहने वाले हैं, इसलिए ऐसा कुछ लगता नहीं है कि उनका चुनाव फंसेगा। नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी फंसे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वह भी अभी संघर्ष कर रहे हैं। 5वां नाम अभी इधर से ओपी सकलेचा जी का आता है जावत से, कि वह भी फंसे हुए हैं, उनका भी अभी तक चुनाव क्लियर नहीं आ रहा है। जहाँ तक अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को वोट मिलने के जो सबसे बड़े कारण रहे वह रहा नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश में लोकप्रियता का लाभ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार को मिल रहा है। जनता में कहीं न कहीं 1 से 2% जनता आज भी उनके नाम से वोट करती है। सनातन धर्म के नाम से जनता वोट कर रही है। कहीं न कहीं धर्म का प्रभाव मध्यम वर्गीय परिवारों में, हिंदू परिवारों में बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है।
कि रामलला मंदिर में बैठेंगे। उसके कारण भी आप मान के चलें कि पूरा मध्यम वर्गीय 2% जितना है उतना फ्लोटिंग वोट जितना था, अभी जो थोड़ा सोच रहा था, वो सब वोट राम मंदिर के कारण बीजेपी को जा रहा है। सबसे बड़ा शिवराज सिंह का जो मास्टर स्ट्रोक रहा वह लाडली बहना का रहा। लाडली बहना में शिवराज जी के लिए आप मान के चलें कि इस बार 13,78,000 महिलाओं ने अधिक वोट किया है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या 13,78,000 महिलाएं एक एक 1.5 घंटे तक की लाइन में लग करके, आपको ऐसा लगता है कि यह जाकर के कमलनाथ को वोट करेंगे या कांग्रेस की सरकार को वोट करेंगे? मुझे ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। जहाँ पर भी लाडली बहना से हमने चर्चा करी तो लाडली बहना ने यही कहा कि हम हमारे भैया के हाथ मजबूत करेंगे। बीजेपी को जो सबसे बड़ा नुकसान रहा वो इस बार कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का जो वोट है, कुल मिला के ये 4.5 लाख वोट बैठता है इन लोगों का। वो नुकसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को जरूर रहा है। पिछले सभी चुनाव में, पिछले 3 चुनाव में देखा गया है 65 से 70% वोट बीजेपी को पड़ता था, क्योंकि तकरीबन सभी मध्यम वर्गीय हैं, चाहे उच्च मध्यम वर्गीय हों चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हों, ये सारा वोट बीजेपी के अपने खाते में जाता था। 2003 में जब से कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि हमें इनकी सरकारी कर्मचारियों के वोटों की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद से ये 70 से 75% वोट बीजेपी में जाने लगा है। इस बार जो सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी नाराज़गी की वजह थी कि ओपीएस का लाभ वो लोग चाह रहे थे, जबकि ओपीएस का जो लाभ है वह 2004 के बाद में जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हीं को ओपीएस का इफ़ेक्ट आ रहा है। 2004 के पूर्व में जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें तो वैसे ही ओपीएस से ज़्यादा लाभ मिल रहे हैं। इसलिए इस बार अगर ये मान के चलें कि जैसे 65% वोट बीजेपी को मिलते थे, तो इस बार सरकारी कर्मचारियों की नाराज़गी की वजह से 65% वोट कांग्रेस को उनके मिले ज़रूर हैं। किंतु यूँ देखा जाए तो लाडली बहना के मुकाबले ये काफ़ी कम पड़ते हैं। दूसरी चीज़, अभी दिवाली के समय पे अभी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से चर्चा करी थी, तो उन्होंने कहा जरूर था कि ये कांग्रेस को वोट जा रहे हैं। तो हमने पूछा कैसे क्या जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पुलिस के जितने भी वोट हैं वो सब कांग्रेस को मिल रहे हैं, और प्रशासन के जो वोट हैं वो तकरीबन बातचीत में ऐसा आधे आधे नज़र आए। तो वही उसी को नतीजे को हम लोग मान करके 65-35 के निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने 65% वोट कांग्रेस को और 35% वोट बीजेपी को दिया है। इन सब जब पूरे मैदान में चर्चा करते हैं, मैदान में लोगों से बात करते हैं, तो लोगों के मन में है तो सही कि बदलाव आना चाहिए। कमलनाथ जी के लिए लोगों के मन में है कि नहीं, पिछले जो 15 महीने उनके रहे थे अच्छे रहे थे, उनको अगर टाइम मिलता तो कार्य हो जाएगा। किंतु जैसा कांग्रेस की आदत है, चुनाव के आखिरी 15 दिन में कांग्रेस ने खुद का चुनाव पूरी तरीके से खुद ही धो दिया। इन दोनों के मन मुटाव, इन दोनों के झगड़े में, इन दोनों के नेताओं के पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। इन लोगों का केवल अगर सेटिस्फेक्शन होना है तो वह है ईगो। अहम की लड़ाई इतनी ज़्यादा रही कांग्रेस में अंत में कि किसी बड़े नेता का कुछ पता नहीं था कौन कहाँ है, कौन भोपाल में रहेगा, कौन संभालेगा, कौन चुनाव का कंट्रोल रूम देखेगा, कुछ भी नहीं रहा। और वहीं आखिरी 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से चुनाव को अपने फंदे में कस दिया। एक एक बूथ के ऊपर किस तरीके से मॉनिटरिंग होनी है। साथ में अमित शाह ने जो बोला था कि मैं सारे अधिकारी कर्मचारियों को ताकीद करता हूं कि कोई भी गलत काम नहीं करे, इसका मतलब वो सीधी सीधी धमकी थी देखा जाए तो, कि आपको बीजेपी के फेवर में कहीं ना कहीं काम करना है। वह भी कुछ परसेंट काम तो करता ही करता है। आगे अपन इतने सब देखने के बाद भी अगर अपन समझेंगे तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं लाडली बहना अगर चली तो भारतीय जनता पार्टी 130 से ज़्यादा सीटें लाकर क्लियर मेजॉरिटी में आएगी और शिवराज सिंह चौहान पुनः एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा मुझे लगता है, जैसा जनता ने बताया कि कहीं न कहीं शिवराज ने लाडली बहना का जो तुरुप का इक्का चला है
उसकी काट आखिरी तक कांग्रेस के पास नहीं थी। धन्यवाद। मैं कमल कस्तूरी अजय सालवी के साथ द नेशन टाइम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपके भी कुछ कमेंट्स होना चाहिए तो आप अपने कमेंट्स लिख करके भेज सकते हैं, जिससे हम उन पर भी आगे चर्चा करेंगे कि इसमें अधिकारी, कर्मचारियों और जनता का यह मत आया है इसके बाद। नमस्कार, धन्यवाद।